तो बच्चों हम लोग सुमित्रा नंदन जी को पढ़ रहे हैं और हमने चींटी का अध्ययन कर लिया था जो इनके युगवाणी से लिया गया है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के ही रीता इनकी एक रचना है, उससे एक छोटी सी रचना ली गई है, चंद्रलोक में प्रथम बार। हमें उसका अध्ययन करना है। तो देखते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। अब देखिए, संदर्भ आपको पता ही है कैसे लिखना है। मैं यहाँ पर आपको प्रसंग बता रहा हूँ। प्रसंग यहाँ पर क्या होगा, मतलब पूरे के पूरे काव्य का मूल भाव क्या है उसको जानिए। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है। मतलब ऐतिहासिक घटना का क्या महत्व है, ठीक, ऐतिहासिक घटना के महत्व का वर्णन किया है। ठीक, कह रहे कि मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। ठीक, देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। यहां पर कवि कह रहा है कि चंद्रमा पर, चंद्रलोक मतलब चंद्रमा पर क्या हुआ था, मानव ने किया पदार्पण, मतलब जब मानव ने पहली बार अपने कदम रखे। ठीक, कह रहे हैं कि चंद्रमा पर मानव ने अपने कदम रखे तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो कह रहे हैं कि मानव ने ऐसा करके देश काल के क्या थे, जो सारे बंधन थे, ठीक है ना, दुर्जय मतलब जिसको कभी मतलब जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था, ऐसे बंधन जो बने हुए थे, ठीक, उस पर क्या किया, उस पर विजय, मतलब कहने का यह है कि दुर्जय मतलब जिस पर विजय पाना असंभव नहीं है। कहने का मतलब कि जो मानव ने अपने बीच में बंधन बना लिए थे, ठीक, जो मानव क्या हो गए थे, एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। ठीक, तो इस तरीके से कवि कह रहा है कि जिस पर ऐसे मतलब बंधन, जो सारे बंधन थे जिन पर विजय पाना संभव नहीं था, वे सब छिन्न भिन्न हो गए। मतलब छिन्न हुए, मतलब वो सब क्या हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। देखिए, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कह रहा है कि मानव ने ऐसा करके देश काल के जो भी सारे बंधन थे जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन था, सभी छिन्न भिन्न हो गए। ठीक, आगे, दिग्विजयी मनुष्युत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण। कवि कह रहा है कि निश्चय, कह रहे हैं कि यह निश्चय ही क्या है, मनुष्युत मतलब मनुष्य, मनु। ठीक, यहाँ पर कवि बहुत ही गहरी बात कर रहा है कि मानव क्या है, मनु की संतान माने जाते हैं। अगर आप वहाँ पर कामायनी में पढ़ें तो वहां पर भी जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, हम लोगों को जितने भी मतलब ये सृष्टि की रचना भी क्या है, मनु से मानते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वही कवि कह रहा है कि हम सभी क्या हैं, मनुष्युत। मनुष्युत के लिए एक शब्द होगा मानव या मनुष्य। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि दिग्विजयी मतलब मनुष्य की जो दिग्विजय है, कह रहे हैं कि यह निश्चय ही मनुष्य की क्या है, एक दिग्विजय है और यह महत ऐतिहासिक क्षण। कवि कह रहा है कि ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, कह रहे हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि भू विरोध हो शांत। तो कह रहे हैं कि अभी तक जो एक देश दूसरे देश से क्या कर रहे थे, दूसरे देशों के साथ विरोध कर रहे थे, जो अशांति का माहौल था उस पर क्या किया है, वो सब समाप्त करके मानव को क्या करना चाहिए, निकट आए सब देशों के जन। मतलब इसको समाप्त करके एक दूसरे देश के निकट आना चाहिए। ठीक, एक दूसरे देश के निकट आना चाहिए। तो ये क्या है, तो कहने का मतलब पूरे भाव है कि मानव को आपसी प्रेम सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए फिर से इसको देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार
मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। ठीक, कब यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव ने जब सबसे पहले कदम रखे, ठीक, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो कह रहे कि मनुष्य ने ऐसा करके, मानव ने ऐसा करके देश काल के जितने भी सारे बंधन थे जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन था, वो सभी छिन्न भिन्न हो गए। कहने का मतलब वो सभी बंधन समाप्त हो गए। भू विरोध हो दिग्विजयी मनुष्य निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण। कवि कह रहा है कि निश्चय ही यह मनुष्य की दिग्विजय है, यह महत ऐतिहासिक क्षण। कवि कह रहा है कि यह ऐसा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है कि भू विरोध हो शांत, कि मतलब अब से कि जितने भी देश के, मतलब जितने भी देश हैं या जितने भी देशों के मनुष्य हैं, वो आपसी विरोध को समाप्त करके क्या करें, निकट आए सब देशों के जन, मतलब एक दूसरे के निकट, मतलब सभी देशों के लोग एक दूसरे के निकट आए या उन्हें आना चाहिए और प्रेम के साथ एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए। कारण कवि क्यों कह रहा है ऐसा, इसका मतलब ये, कवि के कहने का भाव ये है कि जब अब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी समाप्त हो गई, ठीक, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो सदियों से क्या है ये दूरी बनी हुई थी, जब वो समाप्त हो गई तो हमें भी मनुष्य होकर क्या करना चाहिए, आपसी विरोध को भुलाकर हमें भी अब एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम के साथ रहना चाहिए। ठीक, फिर आगे, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए युग का, चंद्र युग का भू को दे गौरव। ठीक, कह रहे कि युग युग का पौराणिक स्वप्न, कह रहे कि इससे मनुष्य ने क्या किया है, इससे मानव का जो युगों पुराना क्या था, पौराणिक सपना था, वो क्या हो गया है, मानव का संभव, मतलब वो संभव हो गया, वो सच हो गया। ठीक, कह रहे हैं कि इससे मानव का जो युगों पुराना पौराणिक सपना था वह सच हो गया है, और समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, और कह रहे हैं कि अब चंद्र युग का समारंभ मतलब क्या होता है, उदय हो गया है। ठीक, कह रहे हैं कि अब चंद्र युग का उदय हो गया है, अब भू को दे गौरव, जिसने पृथ्वी को गौरव प्रदान किया है, जिसने गौरव पृथ्वी को गौरव प्रदान किया है, ऐसे चंद्र युग का अब उदय हो गया है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग चंद्रमा के बारे में पुराणों में ही पढ़ते थे कि उसके साथ बहुत सारे मिथक जुड़े हुए थे, तो वो सब क्या हो गया, जब मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा तो सारे के सारे मिथक क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक, तो इससे क्या हुआ, पृथ्वी का गौरव बढ़ा है कि पृथ्वीवासियों ने, मतलब मानव ने चंद्रमा पर भी, चंद्रमा के रहस्यों को भी खोज निकाला। ठीक, आगे, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अब देखिए कवि कह रहा है कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल अंचल मतलब क्या होता है, ठीक, श्यामल अंचल कहने का मतलब यहाँ होता है कि जो पृथ्वी की पूरी हरियाली है, ठीक, हरा भरा है, उससे क्या होगा, अब पृथ्वी की जो विजय पताका है वो ग्रह उपग्रह मतलब दूसरे ग्रहों पर और उपग्रहों पर भी क्या है, अब वो फहराएगा। ठीक, कह रहे हैं कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, मतलब कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की हरियाली है, ठीक, जो पृथ्वी की सुंदरता है, वो क्या करेगी, अब चंद्रमा पर तो वो तो लहराएगी ही, साथ में ग्रह और उपग्रहों मतलब दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर भी क्या होगा, अब पृथ्वी की तरह वहां पर भी हरियाली देखने को मिलेगी। पृथ्वी की जैसी सुंदरता दूसरे ग्रहों पर भी अब हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक, फिर आगे, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और क्या होगा, संपूर्ण विश्व क्या होगा, जगत में मतलब संपूर्ण विश्व क्या हो जाएगा, संपद संपन्न, सुख संपद संपन्न मतलब सुख शांति से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, और बरसे जीवन मंगल, और चारों ओर कल्याणमय जीवन का क्या होगा, प्रसार प्रचार होगा। ठीक, कवि कह रहा है कि सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, कवि कह रहा है कि संपूर्ण विश्व सुख शांति से पूर्ण हो जाए और चारों ओर कल्याणमय जीवन का प्रसार हो जाए। ठीक, फिर आगे, अमेरिका सोवियत बने नौ दिक् रचना के वाहन,
जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्मृत मन। अब देखिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। कवि कह रहा है कि अमेरिका और रूस, सोवियत मतलब रूस, ठीक, कह रहे हैं कि अमेरिका और रूस दोनों क्या हैं, मतलब दोनों महाशक्तियों ने, कहने का मतलब यह है कि दोनों महाशक्तियों को क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर नौ दिक मतलब नई दिशाओं में रचना के वाहन मतलब नए खोज का प्रयास करना चाहिए। ठीक, देखिए उस समय जब कवि इस तरीके की रचना कर रहा था तो अमेरिका आज भी क्या है, महाशक्ति है, रूस आज भी महाशक्ति है, अब तो एक महाशक्ति के रूप में चाइना भी उभरा है। ठीक, तो इस तरीके से कवि वहां पर कह रहा है कि अमेरिका मतलब जो अमेरिका और रूस को, दोनों महाशक्तियों को एक साथ मिलकर नई दिशाओं में खोज का कार्य करना चाहिए। ठीक, मतलब उसको भी अपने आपसी भेदभाव को मिटा देना चाहिए। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्मृत मन, और कह रहे कि जीवन जीने की जो भेद हैं, जो तरीके हैं, ठीक, तो जिस प्रकार से मनुष्य ने क्या किया है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच को समन्वित कर दिया, उसको आपस में मिला दिया, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन पद्धतियों के भेद को भी एक दूसरे से मिला देना चाहिए, मतलब सबकी जीवन शैली एक जैसी हो जानी चाहिए। और विस्तृत मन, और सभी का हृदय इसके लिए क्या होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि किसी के मन में भी किसी भी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए। ठीक, इस भाव से अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को आपस में मिलकर क्या करना चाहिए, नई दिशा में खोज का कार्य करना चाहिए। ठीक, फिर आगे, अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है थोड़ा सा प्रसंग बदल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रसंग में बदलाव आएगा। प्रसंग क्या होगा, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो विज्ञान का विकास हो रहा है, ठीक, जो विज्ञान का विकास हो रहा है वो क्या होना चाहिए, मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, मानव के विनाश के लिए ना होकर के क्या होना चाहिए, विज्ञान का विकास मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक, यहां पर ये बात कवि कह रहा है। अब कैसे कह रहा है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। कवि कह रहा है कि जो परमाणु शक्ति है, ठीक, अणुयुग मतलब परमाणु शक्ति क्या है, वो जीवन हित मतलब मानव जीवन के हित में होना चाहिए, बल्कि उसके विनाश का साधन नहीं होना चाहिए। ठीक, कवि कह रहा है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित। ठीक, कवि कह रहा है कि देखिए धरा मीन्स क्या होता है, पृथ्वी, तो पृथ्वी का अर्थ जो होगा हम बाद में अगली लाइन से लेंगे, मतलब धरा स्वर्ग सृजन का साधन, ऐसे हो जाएगा। तो क्या है, अणुयुग बने जीवन हित, ऐसे बोलेंगे, धरा को बीच से हटा के, तो क्या हो जाएगा, कवि कह रहा है कि जो परमाणु शक्ति है वो मानव के विनाश का साधन ना हो करके स्वर्ग सृजन का साधन, पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बनना चाहिए। ठीक, फिर आगे, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। कवि कह रहा है कि जो परमाणु शक्ति का उपयोग है वो क्या होना चाहिए, वो प्रेम और सद्भाव की भावना को क्या करना चाहिए, बढ़ाने में, उसके विकास के लिए किया जाना चाहिए। देखिए कह रहा है कि मानवता ही सत्य। ठीक, कवि कह रहा है क्योंकि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर क्या है कि मानवता ही सच्ची है, सच्ची मानवता की स्थापना के लिए वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या है, मानवता ही सत्य है। कवि कह रहा है कि मानवता ही सत्य है, इसीलिए परमाणु शक्ति का उपयोग हमें प्रेम कहें तो सद्भाव, ठीक, प्रेम और सद्भाव की भावनाओं के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग मानव के विनाश के लिए, मानव को बांटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। परमाणु शक्ति का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए, मानव के बीच आपसी प्रेम सद्भाव की भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर मानवता ही सत्य है, इस पृथ्वी पर क्या है, मानवता ही सत्य है। और भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। ठीक,
और कह रहे हैं कि भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, और सभी राष्ट्रों को क्या करना है, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ को त्याग कर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ठीक, कवि कह रहा है कि संपूर्ण राष्ट्र को अपना स्वार्थ त्याग कर क्या करना चाहिए, इसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर मानवता ही सत्य है। ठीक, फिर आगे, धराचंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। कवि कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है ये बहुत पुराना है। ये क्या है, बहुत पुराना है, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन कवि यहाँ पर क्या कर रहा है, कवि यहाँ पर चंद्रमा को पुत्र और धरती को माँ मान रहा है। ठीक, मतलब माँ और पुत्र का संबंध बता रहा है। कारण क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी भूगोल के बारे में जानते हो तो कवि का यहाँ पर यह मानना है कि पृथ्वी और चंद्रमा भी क्या थे, एक ही थे, इनमें आपस में क्या हुआ, विखंडन हुआ, तो ये अलग हो गए। तो यहाँ पर कवि कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी से ही चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा का विकास हुआ है। ठीक, चंद्रमा का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि चंद्रमा को पुत्र और धरती को माँ मान रहा है। ठीक, तो इसीलिए कवि कह रहा है कि धराचंद्र की प्रीति परस्पर, कहने कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत क्या है, पुराना है, और जगत प्रसिद्ध पुरातन, कह रहे हैं कि यह संसार में प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन भी है। ठीक, फिर आगे, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, कह रहे हैं कि क्योंकि क्या होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हृदय सिंधु में मतलब समुद्र में, समुद्र के हृदय में क्या होता है, ज्वार आता है। किस लिए आता है, चंद्रमा को देखकर, ऐसा कवि का कहना है। ठीक, कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, कवि कह रहा है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर ही क्या होता है, समुद्र में ज्वार आता है। और देख चंद्रानन, कैसे, चंद्रमा के मुख को, कह रहे हैं कि चंद्रमा के मुख को देखकर ही समुद्र के हृदय में क्या होता है, प्रेम का ज्वार उमड़ता है। और ऐसा इसीलिए कवि ने कहा क्योंकि जिस तरीके से माँ क्या होती है, अपने पुत्र को देखती है तो उसके हृदय में क्या होता है, अथाह प्रेम उमड़ता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि समुद्र भी क्या होता है कि जब चंद्रानन मतलब चंद्रमा के मुख को अर्थात चंद्रमा को देखता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है, तो हृदय, समुद्र के हृदय में भी ज्वार उमड़ता है, प्रेम रूपी ज्वार उमड़ता है। ठीक, इसीलिए कवि यहाँ पर क्या कहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी को माँ और पुत्र का संबंध बताया है। ठीक, तो ये इतना ही है यहाँ पर आपका। तो जो आपका काव्य सौंदर्य है यहाँ पर हो गया आपका खड़ी बोली, रूपक अलंकार, प्रतीकात्मक शैली है और अनुप्रास अलंकार भी होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका सुमित्रानंदन पंत चैप्टर भी समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 4 चैप्टर बिहारी लाल तक तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। ठीक, और मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं आप साथ में चलते रहेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पीछे रहेंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में महादेवी वर्मा के साथ हिमालय से। ठीक, महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। ठीक, तो उसमें एक शीर्षक है हिमालय। तो अगले वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तब तक आप क्या करेंगे, ये महादेवी स्वामी सुमित्रानंदन पंत जी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।